आज हम पढ़ेंगे अनुसूची। संविधान का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये अनुसूची। अनुसूची के अंदर सबसे पहले 8 विषय थे जो संविधान बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद हर संविधान संशोधन 4 संविधान संशोधन के बाद 4 और उसके अंदर अनुसूचियाँ जोड़ी गईं। आज हम देखेंगे 12 की 12 अनुसूचियाँ, पहले 8 उसके बाद 4, कि चारों अनुसूची के अंतर्गत ऐसा क्या रखा गया, क्या ज़रूरत थी उन्हें बनाने की, और जो पहले 8 बनी थी उनके अंतर्गत क्या क्या रखा गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम अनुसूची। तो इसमें भारतीय संघ के घटक, राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। संघ शासित क्षेत्र का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि हमारी दिल्ली, पौंडीचेरी, ये कुछ हैं ऐसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। जहाँ लगता है कि अभी राज्य नहीं बन सकता, इसे केंद्र के अंतर्गत ही रखना चाहिए, तो उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो आज के समय पर 28 राज्य हैं और 28 राज्य हैं और 8 हैं केंद्र शासित राज्य। तो अब 28 राज्य, अब कंफ्यूज होंगे कुछ लोग कि 29 थे 28 कैसे हो गए, या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो 9 थे, वो 8 कैसे हो गए। तो क्या हुआ है कि 28 के लिए आप याद रखिएगा, पहले 29 ही थे। 2014 से पहले थे 28। 2014 में जब संविधान संशोधन कर कर एक अलग राज्य बनाया गया तेलंगाना, तो 29 राज्य हो गए थे। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख, इन दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये पहले एक पूरा एक राज्य था। अब जब ये राज्य था, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो एक राज्य कम हो गया, तो इसलिए 28 राज्य हैं, ये याद रखना। अब आते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश की तरफ। तो पहले 7 थे, अब 2 ये ऐड हो गए तो 9 हो गए थे। तो अब लोग ये सोच रहे हैं कि 9 थे 8 कैसे रह गए। तो अब क्या हुआ है कि जो दमन एंड दीव और नागर हवेली है, तो उन दोनों को एक ही बना दिया है यूनियन टेरिटरी, तो इसलिए वो एक हो गए हैं। तो अब 8 केंद्र शासित प्रदेश ही रह गए हैं। तो इसके अंदर वर्णन किया गया है कि कौन कौन से राज्य होंगे, उनके नाम प्रथम अनुसूची के अंतर्गत रखे गए हैं। प्रथम अनुसूची बहुत अच्छी तरह आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं द्वितीय अनुसूची क्या कहती है। इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष हों या उपाध्यक्ष हों, राज्यसभा के सभापति हों या फिर उपसभापति हों, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनको होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है द्वितीय में। मतलब जितने भी उच्च पद हैं, संवैधानिक पद हैं, उनके लिए बोला गया है कि उन्हें वेतन, उनके भत्ते, उनकी पेंशन क्या होगी, वो सब द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। याद रखना, संवैधानिक पद, उन्हीं का वर्णन द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। इसमें बोला गया है वेतन व भत्ते। और इससे ही रिलेटेड हमारी तीसरी अनुसूची है। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत रखा गया वेतन और भत्ते, और तृतीय अनुसूची के अंतर्गत रखा गया शपथ, कि जो संवैधानिक व्यक्ति हैं द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत, उन्हीं व्यक्तियों की शपथ वो तृतीय अनुसूची के अंतर्गत बोली गई है। तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। तो इसमें शपथ बोली गई है, जो द्वितीय अनुसूची और तृतीय आपको मिलाकर याद रखनी है। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ है। आप एक याद अपने अंदर अपने ही माइंड में एक इमेजिनेशन बनाइए कि आप कोई नौकरी पाने के लिए उत्सुक हैं बहुत ज़्यादा। तो आप क्या सोचते हैं पहले कि ये नौकरी है, इसकी सैलरी क्या होगी। शपथ के बारे में तो नहीं सोचते ना, पहले पहले आप सैलरी के बारे में सोचते हैं। उसके बाद जब आप वहाँ पर आपकी जो सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको वहाँ पर जाकर आपको शपथ दिलाई जाती है। तो याद रखिएगा कि पहले आपकी पेंशन आएगी, पेंशन, वेतन भत्ता, और तीसरी अनुसूची के अंदर आपको शपथ का वर्णन किया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे दूसरी तीसरी अनुसूची को बहुत अच्छी तरह। अब हम देखते हैं चतुर्थ अनुसूची, चौथी अनुसूची क्या है। तो इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन दिया गया है। मतलब इसमें बोला गया जो हमारी राज्यसभा है उसके अंदर जो व्यक्ति बैठेंगे, मतलब वहाँ पर जो प्रतिनिधित्व आएंगे, हर राज्य का एक प्रतिनिधित्व जरूर होगा।
हर राज्य से एक बंदा, मतलब एक व्यक्ति जरूर आएगा वहाँ से। तो उसका वर्णन किया गया है कि कितने राज्य होंगे, कैसे कैसे होगा, कितने यूनियन टेरिटरी होंगे, कहाँ से कितने व्यक्ति आएंगे, वो सभी चतुर्थ अनुसूची के अंदर बोला गया है कि राज्यसभा के अंदर जो व्यक्ति आएंगे वो किस राज्य से कितने व्यक्ति आएंगे, वो चतुर्थ अनुसूची के अंतर्गत बोला गया है। राज्यसभा की सीटों के बारे में अनुसूची चतुर्थ में बताया गया है। तो अनुसूची चतुर्थ भी क्लियर हो चुकी है कि है क्या इसके अंतर्गत। अब हम देखते हैं पांचवी अनुसूची है क्या। पांचवी अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। जो पांचवी अनुसूची है इसमें जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, मतलब कि एसटी, और अनुसूचित क्षेत्र का मतलब हो गया कि एसटी, अनुसूचित जनजाति, क्षेत्र का मतलब हो गया एरिया, और जाति का मतलब हो गया जो हमारी ट्राइबल्स होती हैं उनके बारे में इसमें कहा गया है। तो इनके संरक्षण के लिए बारे में बात करी गई है कि इनका संरक्षण और वहाँ पर कुछ बदलाव करना है, तो उनके बारे में अलग प्रावधान रखा गया है जो पांचवी अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति का मतलब हो गया कि उस राज्य का राज्यपाल। राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ अगर कुछ बदलाव करना है, कुछ चीज़ वहाँ पर देनी है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा दी जाएगी, लेकिन वो सभी का कंट्रोल जो होगा वो राज्यपाल के अंदर होता हुआ। राज्यपाल कहेगा राष्ट्रपति से कि यहाँ पर ये ज़रूरत है, यहाँ पर यह बदलाव करना है, या यहाँ पर इस चीज़ की यह प्रशासन इस तरह से होना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति का दायित्व बनता है कि वो वहाँ पर उसे प्रोवाइड कराए। तो पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची अच्छी तरह क्लियर हो चुकी होगी अभी आपको। तो अब हम देखेंगे छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में कुछ राज्यों के लिए बोल दिया गया है, जो जनजाति है उनके राज्यों के लिए बोल दिया गया है कि किस राज्य में, जैसे कि कुछ राज्य होते हैं ना, वहाँ पर एक जगह होती है फिक्स कि इतनी जगह पर ये ट्राइबल्स रहते हैं, ये जनजाति रहती है, तो उनके लिए प्रावधान बना दिया गया है। तो उसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इसको एक सिंपल सी ट्रिक के साथ याद रखिएगा, मतलब ट्रिक इमेजिनेशन वाली है। आपको भारत का नक्शा अगर याद है तो आप इसे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। आप एक सिंपल सा देखिए, यहाँ से आप ऐसे करके देखिए। सॉरी, नक्शा बहुत ही ज़्यादा बेकार बन गया, एक बार फिर देखते हैं। ऐसे समझिए आप, ये भी थोड़ा है पर लेकिन हल्का फुल्का आ रहा है। तो आप ये समझिए, यहाँ पर ये असम, ये यहाँ पर असम है, और यहीं पर है मेघालय, और ये है त्रिपुरा, और यहाँ पर है मिज़ोरम। तो याद रखिएगा ये जो है ना बिल्कुल पास पास सारे के सारे राज्य, ये सभी के सभी राज्य हैं। इन सभी राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बात की गई है। जो चीज़ उसमें याद रखना, उसमें लगभग लगभग 8 राज्य आते हैं, और इसके अंतर्गत चार राज्यों की बात की गई है। अब देखते हैं सातवीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है। तो सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब है केंद्र, इसमें केंद्र को शक्ति दी जाएगी कानून बनाने की। और ये है राज्य, इसमें राज्य को ताकत दी जाएगी कि अपने कानून, ये इन विषयों के अंतर्गत ये अपने कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची, इसमें राज्य व केंद्र दोनों को पावर है, लेकिन अगर दोनों जो विषय के ऊपर बना रहे हैं प्रावधान, अगर वो केंद्र और राज्य के बीच टकराव होता है तो केंद्र का जो होगा वही मान्य होगा। केंद्र को ज़्यादा पावर दी गई है कि केंद्र जो कानून बनाएगा वही मान्य होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये वाली बात। अब हम देखते हैं कि संघ सूची है क्या। संघ सूची, इसके अंतर्गत कितने विषय हैं। इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, मतलब 97 विषय थे। वर्तमान समय में इसमें 100 विषय हैं। जब ये संविधान बन के तैयार हुआ था, जब अनुसूची रखी गई थी 7वीं, तो उसके अंतर्गत संघ सूची को 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन इसे बढ़ाकर 100 कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, और संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत
66 विषय थे। वर्तमान समय में इसमें 61 विषय हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, सुनिए। अब क्या है कि राष्ट्र हित से संबंधित होने पर मतलब ये है कि जैसे कि आप मानिए आपातकाल लगा दिया, राष्ट्रीय आपातकाल, तो उस वक्त सारी पावर किसके पास आती है? केंद्र के पास। तो जो जितने भी राज्य सूची है उसके जो विषय होते हैं, जो आज के समय पे 61 हैं, जो संविधान बनने के समय में 66 थे, वो सारी की सारी पावर केंद्र के पास आ जाती है। अब वो 61 विषयों पर भी जो भी अगर वो कुछ कानून बनाना चाहता है तो वो बना सकता है, वो इसके लिए स्वतंत्र है। तो इसलिए बोला गया है कि अगर केंद्र बनाना चाहे तो बना सकता है राष्ट्र हित के लिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए। अब हम देखते हैं समवर्ती सूची है क्या। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान समय में इसमें 52 मतलब 52 विषय हैं। जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त 47 विषय थे और उसके बाद 52 विषय इसके अंतर्गत रख दिए गए। ज़्यादा विषय, इसे थोड़ी पावर ज़्यादा दे दी गई। अब आप एक सिंपल सी बात समझिए, जो राज्य के पास अधिकार थे उन्हें कम कर दिया गया। समवर्ती सूची वो भी केंद्र, आप मान के चलिए केंद्र के पास ही पावर है। राज्य सरकार को अगर वो चाहेगी राज्य सरकार की ये कर दूं, तो केंद्र सरकार के पास पावर है उस फैसले को बदलकर अपना फैसला उस पर बिल्कुल प्रत्यारोपित कर देना कि ये होना ही होना है। तो आप समझिए उसमें 100 विषय, इसमें 52, 152 विषय में केंद्र को पावर है और 61 विषयों पर सिर्फ राज्य सरकार को पावर है। तो आप समझ सकते हैं राज्यों के पास क्या पावर है। उसमें भी फिर बोल दिया गया कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया तो 61 के 61 भी वो भी वहाँ पहुँच जाएंगे, तो कुछ नहीं बचा। अब आप देखिए 100 विषय हैं केंद्र सरकार के पास, 52 विषय हैं समवर्ती और 61 हैं ये। अब आप इन्हें एक बार जोड़ लीजिए तो 3, तो 213 विषय हैं लगभग लगभग, और 213 विषय हैं। उसके बाद भी एक बात बोल दी गई है कि अगर 213 से अलग कोई विषय होता है तो उस अगर वो कोई नया विषय बनता है तो उसका जो अधिकार होगा वो केंद्र के पास होगा। ठीक है, उस पर केंद्र कानून बनाएगी। वो बाद में निश्चित किया जाएगा कि वह राज्य में रखा जाए, संवर्ती में या फिर संघ में। लेकिन अगर वो नया विषय है और उस पर तुरंत ज़रूरत है तो केंद्र के पास ये अधिकार है कि वो कानून बना सकती है। चलिए अब देखते हैं 8वीं अनुसूची क्या है। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 21वें संविधान संशोधन जब हुआ 1967 में, तो उसमें सिंधी को जोड़ दिया गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन्हें जोड़ दिया गया। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। उसके बाद 2003 जो 92वां संविधान संशोधन है वो 2003 में किया गया। उसके बाद इसमें 4 और भाषाएं जोड़ी गई, एक मैथिली, एक संथाली, डोगरी और बोडो। इनको भी 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। अब आप लगाइए, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस वक्त 14 भाषाएं थीं 8वीं अनुसूची में। उसके बाद 21वें संविधान संशोधन से एक और जोड़ दी गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 3 और जोड़ दी गई। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन के बाद 4 और जोड़ दी गई। तो कितनी हो गई? 4 और 3 7 और 1 8 और 4 12, तो 22 भाषाएं हो गई। आज के समय में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है और ये पहली ही लाइन में बोल दिया गया है। अब हम ये देख लेते हैं कि 22 भाषाएं जो हैं वो हैं कौन कौन सी। देखिए, एक है असमिया, ये असम के अंदर बोली जाती है। उड़िया उड़ीसा के अंदर बोली जाती है। उर्दू ये काफ़ी सारे राज्यों में बोली जाती है। और एक बात याद रखना स्पेशली कि ये हमारे उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है। और कन्नड़, कन्नड़ ये कहाँ बोली जाती है? कन्नड़ बताइए कहाँ बोली जाती है? जल्दी जल्दी, ये बोली जाती है कर्नाटक में। कश्मीरी आपको मालूम है। कोंकणी आपको मालूम है। गुजराती आपको मालूम है। डोगरी, तमिल, तेलुगु। अब देखते हैं अगली कौन सी है। नेपाली, पंजाबी, बांग्ला,
बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली और संस्कृत। कितनी हो गई? 22 हो गई, 20 हो गई सॉरी। अब दो और बची। अब जो दो हैं वो भी देख लेते हैं, सिंधी और हिंदी। देख रहे हो कितना प्यारा नाम निकला है, सिंधी और हिंदी। समझ गए? अब आपको, मुझे लगता है कि अब आप यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले लो, ठीक है। 22 की 22 भाषाओं का आराम से, और याद कर लो, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन दे सकता है कि इनमें से कौन सी भाषा है जो 22 भाषाओं में है, या दूसरा हो सकता है कि इनमें से कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं 9वीं अनुसूची। जो 9वीं अनुसूची थी उसे पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो 9वीं अनुसूची का ही हुआ था, जो 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 विषय हैं। अब इतना याद रखिए, पहले वर्तमान का बाद में बात करेंगे, ठीक है। 284 विषय हैं, इतना बस छोटी सी बात याद रखना, अगले पेज पर क्लियर करेंगे इस चीज़ को। अब क्या है कि संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। अब ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तो इसके अंतर्गत बोला गया कि राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण, ये जो था ये भूमि सुधार का जरूरी था, ठीक है। भूमि सुधार के लिए ये लाया गया था, जो भूमि अधिग्रहण था उसके लिए लाया गया। अब क्या था कि 1951 से पहले पहले बहुत लोग ऐसे थे, जमींदार दारी बहुत चलती थी वहाँ पर। एक व्यक्ति के पास हजार हजार एकड़ ज़मीन, 2-2 हज़ार एकड़ ज़मीन, एक दूसरा व्यक्ति देखो तो उसके पास ज़मीन ही नहीं है, वो भूखा मर रहा है। तो इसलिए केंद्र सरकार, न्यायालय ने ये बात कही, उन्होंने सारा अधिकार राज्य को दे दिया, क्योंकि राज्य भली भांति समझता है कि उसे क्या कानून बनाना चाहिए अपने राज्य के लिए। तो राज्य को अधिकार दे दिया गया और 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रख दिया गया। 9वीं अनुसूची को बनाया गया इसलिए कि राज्य को पावर दे दी गई उस चीज़ के लिए कि ये जो विषय इसमें रखे जाएंगे उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब ये राज्यों का अधिकार होगा, जैसे नीति के निर्धारक तत्व हैं हमारे भाग 4 में, तो ऐसे ही इसमें भी रख दिया गया कि इसमें जो भाग रखे जो इसमें विषय रखे जाएंगे उन पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो भूमि सुधार को पावर दे दी गई राज्य को कि वो राज्य जितना चाहे, जिस व्यक्ति को, मतलब एक सीमा निर्धारित कर सकता है कि किसे कितना क्या कितनी ज़मीन देनी है। तो भूमि सुधार अधिनियम, तो ये 1951 के द्वारा ही इसमें जोड़ा गया था। तो अब उस टाइम क्या था, इसके अंदर बहुत ही कम विषय थे। आज इसमें 284 विषय आ चुके हैं। अब क्या हो रहा है, इतने जब विषय आ चुके हैं तो उसमें अब राज्य जो है अपनी मनमानी बहुत करता है। मतलब अब मनमानी क्या, व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में, न्यायालय में चला जाए। लेकिन अब इसमें आपको मैं आगे बताता हूँ और क्या नई चीज़ हुई 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। अब तक यह मान्यता थी कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं और जो 284 विषय हैं, अगर उसके अंतर्गत ये पाया जाता है कि इन विषयों में कुछ चीज़ जो हमारे मौलिक अधिकार को भी, हमारे मौलिक अधिकारों का अहित कर रही है या उन्हें चोट पहुंचा रही है या उन्हें ख़त्म करने का प्रयास कर रही है, तो न्यायालय में आप जा सकते हैं और इनकी समीक्षा करवा सकते हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। ये पावर 2007 में सुप्रीम कोर्ट को मिल गई। अब क्या हुआ, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जब ये पावर मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली ये जो चीज़ थी कि इसके अंदर का जो विषय रखे जाएंगे उनकी समीक्षा नहीं होगी, तो अब राज्यों के पास जो पावर थी वो कन्वर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गई, मतलब सीधा जनता के पास आ गई। तो अब 9वीं अनुसूची में भी थोड़ा सा सुधार हो चुका है। 9वीं अनुसूची को एक छोटी सी बात याद रखना कि अगर कुछ पूछ ले कि 9वीं अनुसूची किस लिए थी, तो याद रखना ऑप्शन होगा भूमि सुधार।
ठीक है, याद रखना यही ऑप्शन मिलेगा, भूमि सुधार या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, बस इससे अलग कुछ नहीं मिलेगा। चलिए अब देखते हैं 10वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या था। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। अब जो ये जिसमें संविधान संशोधन 1985 में जो बदली गई थी, तो इसी समय में क्या था कि जो केंद्र सरकार थी उसमें क्या था कि जब सरकार बनी तो उनके लिए क्या था, अब ये पार्टी मानिए 4 पार्टी हैं, अब इन पार्टी के पास बहुमत नहीं है पूरा, इसे और इसे जोड़ने के बाद बहुमत मिल रहा है इसे, ठीक है। तो इन्होंने, अब ये पार्टी थी इसके साथ, अब इलेक्शन हो गया टोटल, उसके बाद क्या हुआ कि अब देखा कि इस पास नहीं बननी, चलो इसके बाद चलते हैं, बात खत्म। तो दल बदल बहुत हो रहा था, फिर यहाँ चले गए, उसके बाद देखा कि थोड़े विधायक यहाँ पर इसके पहुँच गए हैं, तो एक काम करा, ये उठ के इधर आ गए, ये भी उठ के इधर आ गए, इनकी सरकार बना दी। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुका था मामला, बहुत ही ज़्यादा खिचपिच हो चुकी थी इसमें दल बदल में, कि कभी भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर लेता था, कभी भी किसी का भी दल बदल लेता था। तो अब इसके अंदर एक प्रावधान डाला गया कि जब इलेक्शन होंगे, आप उससे पहले ही आपको बताना होगा कि आप किस पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। ये नहीं होगा कि आप 2 साल हो गए हैं और 2 साल बाद आप कह रहे हैं कि हम तो इस पार्टी में ऐड हो जाएंगे अब, ठीक है, नहीं ये नहीं होगा। शुरुआत में ही जो भी होगा शुरुआत में ही होगा, पहले साल से ही, स्टार्टिंग से ही होगा। अगर आपको पार्टी बदलनी है तो बदल लीजिए, उसके बाद अगले 5 साल बाद ही पार्टी बदली जाएगी, उससे पहले पार्टी आपकी नहीं बदली जाएगी, ठीक है। पता चला ये 4 दल हैं, इन पूरे दल उठ कर आ गया कि हम इसमें आय बनाएंगे, इसकी सरकार होगी। तो दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। अब आप मुझे समझ गए होंगे कि दल बदल क्या है क्या। एक छोटी सी बात याद रखना कि अगर पूछ ले कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या विषय है, तो याद रखना दल बदल, ठीक है, दल बदल इसके अंतर्गत आता है। चलिए अब देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत यह अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। मतलब पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई, उसमें कुछ विषय दे दिए गए कि आप ये 29 विषयों पर प्रावधान बनाइए। मतलब आप ये 29 विषय आपको मिल चुके हैं, अब आप इसमें जितना आप अच्छा कर सकें वो आप अपना काम कीजिए, और जितना आप कानून बनाना चाहते हैं इन 29 विषयों पर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो 11वीं अनुसूची के अंदर पूरी पंचायती राज व्यवस्था को रख दिया गया। अगर पूछ ले कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची, ठीक है। ये भी पूछता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ी गई थी, तो 73वें संविधान संशोधन। चलिए अब देखते हैं 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। अब देखो, एक पंचायती राज व्यवस्था है जो छोटे छोटे इलाकों पर अपना काम निर्धारित करती है, और एक ये शुरू की गई जिसमें जो शहर थे, अब देखो गांव अगर बढ़िया हो जाएंगे तो शहर को भी, अब जैसे गांव हैं, कस्बे हैं बड़े बड़े, तो उन्हें अगर अच्छा कर लिया गया है तो सिंपल सी बात है, शहर भी बेहतरीन होने चाहिए, क्योंकि देशों की पहचान शहर और गांव दोनों से होती है। तो अब शहरों के लिए बना दिया गया स्थानीय स्वशासन संस्थाओं। इन जो वहाँ के लोग थे, खुद ही वहाँ की जो संस्थाएं थी छोटी छोटी, उन सभी को जोड़कर बनाने के लिए एक संस्था बना दी गई कि आप इन सब पर निर्धारित अपना कानून बनाने का जो काम है, 18 विषय दे दिए गए कि आप इन पर कानून बनाइए, और जो वहाँ की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है, आप उनके द्वारा उस क्षेत्र को जितना डेवलप कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, जो भी आपको करना है आप इन 18 विषय में आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है 12वीं अनुसूची आप समझ गए होंगे। तो अब आप छोटी सी बात याद रखना कि इसमें अगर पूछा जाए कि 12वीं अनुसूची में क्या है, तो स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए, ठीक है, इसमें स्थानीय स्वशासन संस्थाएं वगैरह वगैरह इसमें रखी गई हैं। मतलब आप छोटी बात मान सकते हैं, तो नगर पंचायत, ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि इसमें नगर पंचायत है, नगर पंचायत मान सकते हो, या नगर पालिका, ठीक है, याद रखिएगा ये वाली बात। चलो अब मुझे लगता है 12 की 12 अनुसूची आपकी अच्छी तरह से बढ़िया हो गई होंगी। वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं,
और पॉलिटी को अगर डिटेल में पढ़ना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अच्छी तरह से पॉलिटी को समझ लें, पढ़ लें। और इन डिटेल अगर पढ़ेंगे तो कोई सिंपल सा मामला है, डिटेल कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो आपको आगे तक याद रहता है। आप वन लाइनर कुछ भी पढ़ोगे तो आपको आज कल परसों एक हफ्ता आप याद रख सकते हैं, लेकिन अगर इन डिटेल आपने कोई चीज़ पढ़ी होगी तो आप क्वेश्चन को देखते ही क्लिक कर जाएंगे कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी थी। तो इन डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ इन डिटेल ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इन डिटेल ही लेकर चलूँगा मैं कोई भी ऊपर से ऊपर नहीं लेकर जाऊँगा, क्योंकि दो क्वेश्चंस तो कराऊंगा बाद में, वो भी ज़रूरी है, क्वेश्चंस के बिना भी काम नहीं चलेगा, वो भी चाहिए। लेकिन इन डिटेल अगर आप पहले पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चंस को लगाएंगे तो बहुत अच्छा फील होगा आपको, और आप तुरंत तुरंत क्वेश्चंस को लगा देंगे। चलिए अब बंद करते हैं चैनल को। थैंक यू।